हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जयशंकर जी का पाकिस्तान चीन पर सीधा निशाना। कहा भारत अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वहम में ना जिए कोई भी। बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी धमकी चीन और पाकिस्तान को। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ अंतिम दिन गिन रहा डॉलर जल्द ही पूरी दुनिया पर रुपया करेगा राज। बताएंगे दोस्तों कि अमेरिकी अर्थशास्त्री ने और क्या क्या बयान दिया है भारत के मजबूत होने को लेकर, और साथ ही बताएंगे जहां गर्दिश में तालिबान भी ले रहा पाकिस्तान के मजे बॉर्डर पर रोक दी अनाज की हजारों ट्रकें। जी हां दोस्तों, और दे दी बहुत बड़ी धमकी। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मेरा भारत महान और पूरे विश्व में भारत नंबर 1 देश है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जयशंकर जी का पाकिस्तान चीन पर निशाना। कहा भारत अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बता दें विदेश मंत्री जयशंकर जी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी देश तब तक अपनी समस्याओं से बाहर निकलकर समृद्ध नहीं बन सकता जब तक कि वो आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है। पाकिस्तान के साथ संबंधों में आतंकवाद का एक बुनियादी मुद्दा है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। चीन और पाकिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपने तीखे तेवरों को लेकर पहचान बना चुके जयशंकर जी ने कहा कि जब मुझे कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो मैं देखता हूं कि जनता का सेंटीमेंट क्या है। मैं सबसे पहले नब्ज टटोलूंगा कि मेरे लोग इसके बारे में क्या महसूस करते हैं, और मुझे लगता है कि आपको जवाब पता है। जयशंकर जी ने एशिया इकोनॉमिक डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक बहुत बड़ी सहनशील देश है। हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज भारत की छवि ऐसे देश की बन गई है जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। विदेश मंत्री ने कहा कि आज हमारी छवि एक ऐसे देश की है जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। भारत काफी संयम रखने वाला देश है, और ये ऐसा देश नहीं है जो दूसरों से लड़ता रहता है, लेकिन ये ऐसा देश भी नहीं है जिसे धकेल कर बाहर किया जा सकता है। ये ऐसा देश है जो बुनियादी सीमा को किसी को लांघने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि हमें एक स्वतंत्र और दूसरे के अधिकारों के लिए खड़े होने वाले के रूप में देखा जा रहा है, और इसके साथ ही हम वैश्विक दक्षिण की आवाज भी बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर जी ने यहाँ तक कहा है कि चीन के साथ व्यापार असंतुलन की जिम्मेदारी कारोबार पर भी है। चीन के साथ हमारे संबंधों में सामने आई आर्थिक चुनौतियां असल में बहुत गंभीर हैं। चीन के साथ व्यापार असंतुलन की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि कारोबारियों की भी है। जयशंकर जी ने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत जैसी पॉलिसी लाकर अपना काम कर रही है, लेकिन भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसी सोर्सिंग व्यवस्था नहीं विकसित कर सका जिससे हमें मदद मिले। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जयशंकर जी ने क्लियर कह दिया है दोस्तों कि भारत अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और चीन पाकिस्तान को जयशंकर जी की इस बात को समझ जाना चाहिए दोस्तों। और बार बार जो भारत में घुसपैठ की कोशिश की जाती है, भारत के सीमाओं को छलनी करने की कोशिश की जाती है दोस्तों, वो शायद अब चाइना और पाकिस्तान आगे से कभी नहीं करने वाले अगर जयशंकर जी की बात को सीरियसली लिया। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां अंतिम दिन गिन रहा डॉलर जल्द ही पूरी दुनिया पर रुपया करेगा राज। अमेरिकी अर्थशास्त्री ने किया बड़ा दावा। बता दें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर एमेरिटस नूरिल रूबिनी ने दावा किया है कि भारतीय रुपया आने वाले समय में नया डॉलर हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भारतीय अपनी जिस मुद्रा रुपए के जरिए दुनिया के साथ होने वाले कारोबार को करता है, वो रुपया भारत के लिए वैक हील करेंसी बन सकता है। ये रुपया पेमेंट का माध्यम हो सकता है, ये एक स्टोर वैल्यू हो सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में रुपया ग्लोबल व्यापार की कई मुद्राओं में से एक शामिल हो सकता है। डॉक्टर डूम के नाम से चर्चित अर्थशास्त्री नूरिल रूबिनी के मुताबिक आने वाले समय में जल्द ही डॉलराइजेशन की प्रक्रिया होगी। उन्होंने आगे कहा है कि अमेरिका की ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा 40 से 20% तक गिर गया है। अर्थशास्त्री ने दावा किया है कि अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के उद्देश्यों के लिए डॉलर को हथियार बना रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में एक इंटरव्यू में नूरिल रूबिनी ने दावा किया था कि अब दुनिया की मुख्य मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की स्थिति खतरे में है। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, अर्थशास्त्री ने कहा कि अब आने वाले समय में भारत में विकास की रफ्तार दिखेगी। नूरिल रूबिनी के मुताबिक भारत में 7% का इजाफा देखा जाएगा। उनके मुताबिक भारत की प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है कि वास्तव में सुधार के साथ निश्चित रूप से 7% संभव है, लेकिन आपको और
और भी कई ऐसे आर्थिक सुधार करने होंगे जो उस विकास दर को हासिल करने के लिए ढांचागत हो। वहीं अगर भारत इसे हासिल कर लेता है तो इसे कम से कम कुछ दशकों तक बनाए रखा जा सकता है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां लेकिन उससे पहले अपने वीडियो को दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर भारतीय को पता चल सके दोस्तों कि आज अपना भारत किस मुकाम पर पहुंच गया है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां गर्दिश में तालिबान भी ले रहा पाकिस्तान के मजे, बॉर्डर पर रोक दी अनाज की हजारों ट्रकें। जी हां, पाकिस्तान को अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से भी मार पड़ रही है। यहाँ की तालिबानी शासन ने पाकिस्तान को होने वाली अनाज, सब्जियां और फलों की सप्लाई को सीमा पर ही रोक दिया है। कम से कम 6000 ऐसी ट्रकें अफगानिस्तान से पाकिस्तान को जाने वाली तोर खाम सीमा पर फंसे हुए हैं, जिसमें जरूरी सामानों की खेप है। अगर सही समय पर ट्रकें पाकिस्तान नहीं पहुंचती हैं, तो इससे कई हिस्से में समस्याएं पैदा हो सकती हैं और ट्रकों में लदे अनाज, फल और सब्जियां खराब भी हो सकती हैं। अफगानिस्तान की केयर टेकर तालिबानी शासन ने पाकिस्तान के साथ टेंशन की वजह से रविवार को तोर खाम सीमा के दरवाजे बंद कर दिए थे। इस्लामाबाद और काबुल के बीच आवाजाही और ट्रेड के लिए खास तौर पर इस ट्रांजिट रूट का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों तरफ से सीमा को खोलने को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। जी हां, तोरखान सीमा के बंद होने से न सिर्फ पाकिस्तानी ट्रेडर्स का नुकसान हो रहा है, बल्कि अफगान ट्रेडर्स को भी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने को 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदेगी सरकार। चीन के J-20 को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। जी हां, चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती को देखते हुए भारतीय वायु सेना यानी इंडियन एयरफोर्स मौजूदा स्थिति में अपनी फाइटर जेट्स की संख्या को बढ़ाने में जुट गई है। मौजूदा परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन की संख्या होना जरूरी है, लेकिन फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास महज 31 जेट्स की स्क्वाड्रन संख्या है। इस संख्या को बढ़ाना और भी ज्यादा इसीलिए जरूरी है क्योंकि चीन लगातार J-20 जैसे आधुनिक विमानों की खरीद कर रहा है। हर साल चीन लगभग 125 जेट विमान अपनी वायुसेना में शामिल करने का प्लान बना रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान को भी हथियार और ड्रोन सप्लाई कर उसे मजबूत कर रहा है और इस चुनौती से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी अब 114 मल्टी रोल फाइटर जेट की खरीद की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। माना यह जा रहा है कि अगले दशक के खत्म होने से पहले भारतीय वायुसेना के पास जरूरी फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ मौजूद होंगी। साथ ही साथ 2035 तक भारत अपने फाइटर जेट की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को पूरा करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जी हाँ, बहरहाल ऐसे में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को इसके लिए ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा आप लोग। और दोस्तों वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक ही नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक का बटन होगा नीचे। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी सैनिकों का पेट नहीं भर पा रहा कंगाल पाकिस्तान, खाने में कर दी कटौती। सेना प्रमुख ने सरकार से अब लगाई ये गुहार। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे पाकिस्तान गरीब होता जा रहा है, डूबता जा रहा है दोस्तों, वैसे ही वैसे अजीब से अजीब खबरें पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में जारी आर्थिक संकट का उसकी सेना पर बुरा असर पड़ रहा है दोस्तों। सेना को खाने के लाले पड़े हुए हैं। कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना की सप्लाई में कटौती कई है। देश में सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच सप्लाई में कटौती के कारण आर्मी मेस में भी भोजन की कमी हो गई है। जनरल हेड क्वार्टर रावलपिंडी में कुछ फील्ड कमांडरों ने क्वार्टर मास्टर जनरल QMG कार्यालय को पत्र लिखा है। पत्र में सेना के सभी मेस में सैनिकों को भोजन की आपूर्ति में कटौती की ओर इशारा किया गया है। न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान सेना के कुछ फील्ड कमांडर्स की तरफ से क्वार्टर मास्टर जनरल QMG ऑफिस को चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में ही सैनिकों की फूड सप्लाई में होने वाली कमी का जिक्र किया गया है। QMG की तरफ से चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ यानी CLS और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस बोले तो DGMO से इस स्थिति पर चर्चा की गई है। QMG, CLS और DGMO ने भी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ खाद्य आपूर्ति के मुद्दों के बारे में चिंताएं जताई और उन्हें देश में सुरक्षा स्थिति और चल रहे सैन्य अभियानों के बारे में अवगत कराया। रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तानी सेना इस समय गंभीर खाद्यान्न संकट से जूझ रही है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की खुली धमकी, कहा इंदिरा गांधी की ही तरह अमित शाह को भी चुकानी होगी कीमत, बता दें। पंजाब के वारिस पंजाब संगठन के प्रमुख खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने के समर्थकों ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया। अमृतपाल के एक साथी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने अनजनाला पुलिस थाने के बाहर जमकर बवाल किया। इस दौरान 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच अमृतपाल सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को सीधे तौर पर धमकी भी दी। सिंह ने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि
कि वो खालिस्तान आंदोलन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। मैंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही किया था, अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर गृह मंत्री हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के लिए भी ऐसा ही कहते हैं तो मैं देखूंगा कि वो गृह मंत्री पद पर रह पाते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि जब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं तो हम खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खालिस्तान का विरोध करने की कीमत चुकाई थी, हमें कोई भी रोक नहीं सकता, फिर चाहे वो पीएम मोदी हो, अमित शाह या भगवंत मान। बता दें कि इससे पहले भी अमृतपाल सिंह ने एक कार्यक्रम में अमित शाह को धमकाते हुए कहा था कि पंजाब का बच्चा बच्चा खालिस्तान की बात करता है। इंदिरा गांधी ने भी दबाया था, क्या नतीजा निकला सब जानते हैं। अमित शाह भी अपनी इच्छा पूरी कर ले, हम अपना राज मांग कर रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। गृह मंत्री अमित शाह जी हाल ही में खालिस्तान समर्थकों को लेकर अपना रुख रख चुके हैं। दोस्तों उन्होंने कहा था कि पंजाब में खालिस्तान समर्थकों पर सरकार की नजर है। बता दें कि अमृतपाल के सहयोगी को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में पंजाब के अजनाल थाना में पहुंचे समर्थकों ने तलवारों और बंदूकों के साथ पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए। समर्थक अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए थे। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अमृतपाल सिंह के इस धमकी को दोस्तों आप किस नजरिए से देखते हैं और खुले तौर पर यह धमकी दी जा रही है दोस्तों, वो भी गृह मंत्री को। इस पर आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों लिखकर अवश्य बताइएगा। और जिस प्रकार से पूरे पंजाब में दोस्तों अराजकता फैलाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों। बात करें एक और खबर की, जहां दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल तैनात करेगा रशिया। पुतिन के ऐलान से यूरोप में मच गई दहशत। बता दें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होने पर दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल को तैनात करने का ऐलान किया है। पुतिन ने कहा है कि इस साल के अंत तक हम सरमत मिसाइल को रूसी सेना में तैनात कर देंगे। उनके इस ऐलान से पश्चिमी देशों में परमाणु युद्ध की दहशत और ज्यादा बढ़ गई है। RS-28 सरमत लिक्विड फ्यूल से चलने वाली रशिया की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। पश्चिमी विश्लेषकों ने इस मिसाइल को शैतान 2 का नाम दिया है। पुतिन ने 2018 में पहली बार इस मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया था। पुतिन ने क्रेमलिन से जारी वीडियो संदेश में कहा है कि हम पहले की तरह न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस साल सरमत मिसाइल सिस्टम के पहले लॉन्चर को युद्धक ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां आखिर कैसे जिन्ना के देश में बच्चे उगल रहे हैं दोस्तों भारत को लेकर जहर। आखिर उनको भारत को लेकर कितनी ज्यादा जहर उनके दिमाग में घोली जा रही है, उसका सबूत दोस्तों सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि भारतीय दोस्ती करने पर अगर पाकिस्तान आए तो उन्हें जान से मार देंगे। बता दें भारत और पाकिस्तान सन 1947 तक एक साथ थे और इस साल तब अंग्रेजों से आजादी मिली तो दोनों देश भी बट गए। दोनों देश अलग भले ही हो गए हों लेकिन इनकी संस्कृति काफी हद तक एक जैसी है, लेकिन दुनिया भर में इनकी इमेज अलग अलग है। जहां भारत को एक शांति प्रिय देश माना जाता है तो वहीं पाकिस्तान को आतंकवाद का बढ़ावा देने वाले मुल्क के तौर पर समझा जाता है। हमेशा सच्चाई से मुंह मोड़ने वाले पाकिस्तान में लोग आज भी मौका मिलने पर भारत के लिए जहर उगलने से बाज नहीं आते हैं। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है दोस्तों जिसमें कुछ पाकिस्तानी बच्चे दोस्ती की बात करने वाले भारतीयों को जान से मारने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें जो वीडियो सामने आया है उसमें 2 बच्चे नजर आ रहे हैं और इनसे जैसे ही भारत का जिक्र किया जाता है तो एक बच्चा कहता है कि इंडिया का नाम लेते ही उसे गुस्सा आ जाता है, तो दूसरा बच्चा कहता है कि उसे इंडिया का नाम बहुत गंदा लगता है। उसे इतना गुस्सा चढ़ता है कि बड़ा होने पर हथियार से इस मुल्क की तबाह कर देना चाहता है। जब इन बच्चों से पूछा गया कि क्या वो भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, इस पर एक बच्चा कहता है कि भारत से क्यों दोस्ती करनी है, दूसरा बच्चा कहता है कि वो कभी भारत से दोस्ती नहीं करेगा, अगर भारतीय दोस्ती करने आएंगे तो वो भी उन्हें जान से मार देंगे। यानी कि दोस्तों अब आप बच्चों के इस जुबान सुन करके समझ पा रहे होंगे कि इनके दिमाग में कितना ज्यादा भारत को लेकर नफरत जहर घोला जा रहा है पाकिस्तानियों के द्वारा, खास करके पाकिस्तान की शहबाज सरकार के द्वारा। दोस्तों अब आप क्या जवाब देना चाहेंगे बताइएगा जरूर, क्योंकि भारत का भी दुश्मन दोस्तों पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भारत के बच्चों में जहर नहीं घोला जाता है दोस्तों, क्योंकि भारत को पता है कि हमारे बच्चे समय आने पर अपने आप ही सारी चीजें सीख लेंगे और उनको दिमाग से जवाब देंगे, ना कि हथियार से। बात करते हैं और खबर की, जहां यूक्रेन को $10 बिलियन की मदद देगा अमेरिका, रशिया के खिलाफ युद्ध में मिलेगी मजबूती। बता दें संयुक्त राज्य अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने युद्धग्रस्त यूक्रेन को आर्थिक मदद देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन के लिए अतिरिक्त $10 बिलियन की आर्थिक सहायता के लिए तैयार है। येलेन ने कहा है कि आने वाले
महीनों में हम यूक्रेन को अतिरिक्त आर्थिक सहायता के रूप में लगभग $10 बिलियन प्रदान करने की उम्मीद करते हैं। इसके अलावा जेनेट येलेन ने गुरुवार को ये भी कहा है कि अमेरिका रशिया के खिलाफ प्रतिबंधों को मजबूत करना चाहता है और यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की कड़ी निंदा देखना चाहता है। G20 की अहम बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे येलेन ने युद्ध से तबाह यूक्रेन को अतिरिक्त समर्थन देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि चर्चा अभी जारी है, निश्चित रूप से हम युद्ध की कड़ी निंदा देखना चाहेंगे। इसका प्रभाव यूक्रेन और वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर पड़ा है और ये सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो विकास को कम कर रहा है और विशेष रूप से कम आय वाले देशों के लिए बहुत नकारात्मक प्रभाव पैदा कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां तुर्की सीरिया के बाद अब ताजिकिस्तान की भी मदद करेगा अपना भारत। पीएम मोदी ने लिया स्थिति का जायजा। बता दें तुर्की सीरिया के बाद अब ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से 265 किलोमीटर दूर ताजिकिस्तान में था। इसके अलावा ताजिकिस्तान में मुरगोब से 67 किलोमीटर पश्चिम में भी 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। और इस बीच जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताजिकिस्तान में भूकंप के बाद की स्थिति के बारे में जानकारी ली है। सूत्रों के मुताबिक वे ताजिकिस्तान में भूकंप के प्रभाव से संबंधित घटनाक्रमों की निगरानी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ताजिकिस्तान की भूकंप के हालातों से निपटने में भी मदद करेगा। भारत भूकंप के बाद स्थिति की समस्याओं पर नजर बनाए हुई है। दोस्तों भारत आपदा की घड़ी में ताजिकिस्तान की सहायता करने वाला है। ऐसे में भारत दोस्तों किसी के खुशी में शामिल हो चाहे ना हो, लेकिन किसी को संकट में नहीं देख सकता। और भारत के ऋषि मुनियों ने दोस्तों भारत के एक एक नागरिकों को यही बातें सिखाई है और हमारे खून में ही दोस्तों संकट ग्रस्त देशों, संकट ग्रस्त लोगों के लिए भावनाएं अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। भले ही खुशियों में भारत ना जाए, लेकिन संकट में किसी को छोड़ नहीं सकता। ऐसे में मेरा भारत महान है कहना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां अमेरिकी पायलट ने 60,000 फीट की ऊंचाई पर ली थी सेल्फी। तस्वीर में दिखा चीन के जासूसी गुब्बारे की हकीकत सच। जी हाँ, अमेरिकी आसमान में चीन का जासूसी गुब्बारा दिखने से मचे हड़कंप को अभी अधिक समय नहीं बीता है। इस गुब्बारे को बाद में अमेरिका ने मार गिराया था, लेकिन अमेरिकी रक्षा विभाग ने अब एक सेल्फी जारी की है। और ये सेल्फी अमेरिका के जासूसी विमान U-2 के एक पायलट की है, जिसने कॉकपिट में ये सेल्फी ली थी। ये सेल्फी चीन का जासूसी गुब्बारा मार गिराए जाने से एक दिन पहले 3 फरवरी की है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे गुब्बारे से पैनल लटक रहे हैं और ये गुब्बारा 3 बसों के आकार जितना बड़ा था। इसे सबसे पहले अमेरिकी सेना ने 28 जनवरी को देखा था और 4 फरवरी को साउथ कैरोलिना के तट पर अमेरिकी वायुसेना फाइटर जेट ने मार गिराया था। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने बुधवार को इसकी पुष्टि की है। सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मार गिराए गए बैलून के सेंसर्स और मलबे को रिकवर करने के लिए तलाशी अभियान पिछले हफ्ते खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि बैलून का गुब्बारा बरामद कर लिया गया था। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि गुब्बारे के आकार की वजह से उसे मार गिराए जाने का फैसला किया गया। हमें डर था कि इससे आम जन को नुकसान न पहुंच जाए। अमेरिकी नॉर्दर्न कमांड के कमांडर जनरल ग्लेन वैन हर्क ने बताया था कि यह बैलून 200 फीट लंबा था। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें अगली एक और खबर, जहां भारतीय मूल के अजय बांगा वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट बनेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया इनको नॉमिनेट। बता दें भारतीय मूल के अजय बांगा वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट बनेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंगा को इस टॉप पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया है। भारतीय अमेरिकी अधिकारी अजय बंगा इससे पहले मास्टर कार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO रह चुके हैं। बता दें कि अजय बंगा को नामित किया जाना विदेशी धरती पर भारतीय मूल के लोगों की प्रतिभा को का एक और चमकदार उदाहरण है। बंगा को 2012 में फॉरेन पॉलिसी एसोसिएशन मेडल, 2016 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री सम्मानित किया जा चुका है। बंगा वर्तमान में जनरल अटलांटिक में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। पहले वो मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और CEO थे। कंपनी को रणनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक परिवर्तन के माध्यम से आगे बढ़ा रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां न इमरान खान न नवाज शरीफ, PM अगर चाहिए तो बस मोदी ही चाहिए, ले आएंगे अच्छे दिन। पाकिस्तानी जनता का हुआ वीडियो वायरल। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। बता दें ये बात दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी जनता ने ये बात कही है। जी हाँ, पाकिस्तान की गरीबी को देखते हुए वहाँ की जनता को भारत और यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद करने लगी है। जनता का कहना है कि अगले 8 सालों के लिए मोदी को पाकिस्तान का PM बना दिया जाए। एक वायरल क्लिप
में नजर आ रहा है कि देश की जनता किस कदर हालातों से परेशान है। इस वीडियो में यूट्यूबर एक शख्स को बताती है कि जब सन 1947 में देश बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। इस पर वो शख्स जवाब देता है कि जब सन 1947 में पाकिस्तान बना और अलग हो गया, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो सारा हिंद पाकिस्तान एक होता। टमाटर 20 रुपए किलो मिलते, चिकन 150 रुपए किलो मिलता, पेट्रोल भी 150 रुपए लीटर मिलता। ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान जैसा कोई चक्कर नहीं है और फिर भी हालात ऐसे हैं। इससे अच्छा तो हिंदुस्तान है जहाँ पर लोग पीएम मोदी को मानते हैं, वो भी अपनी जनता के साथ काफी जुड़े हुए हैं। और दोस्तों इन्होंने कहा है कि हमें देश का प्रधानमंत्री के रूप में कोई और नहीं बल्कि स्वयं मोदी जी ही चाहिए और मैं अपने अल्लाह से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि मुझे पीएम मोदी ही एज अ पीएम चाहिए, ना कि पीएम मोदी जैसा कोई भी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी जी के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तभी ये सब चीज आज संभव हो पाया है कि पाकिस्तान की जनता भी पाकिस्तानी सरकार को नकार रही है दोस्तों और भारत आने की बात कह रही है, भारत के साथ मिलने की बात कह रही है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां ब्रिटेन में सब्जी खरीदने पर आखिर क्यों लगी लिमिटेशन। दिन में केवल 2 खीरा 2 टमाटर ही खरीद सकते हैं लोग। बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से, जहां श्रीलंका के बाद पाकिस्तान में पनपे गहरे आर्थिक संकट को पूरी दुनिया ध्यान से देख रही है, लेकिन अब विकसित देश कहे जाने वाले ब्रिटेन में भी सब्जियों की राशनिंग शुरू हो गई है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिन भर में 2 टमाटर और 2 खीरा की लिमिटेशन तय कर दी गई है, यानी कि सुपरमार्केट से प्रत्येक व्यक्ति को इतनी अधिकतम चीजें दी जा सकती हैं। इसी तरह दूसरी सब्जियों पर भी लिमिट लगा दी गई है। जी हाँ, आखिर ब्रिटेन में ये सब्जी संकट क्यों पनपा, तो आपको बता दें रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के लिवरपूल, पूर्वी लंदन समेत देश के कई हिस्सों में सब्जियों की भारत किल्लत चल रही है। पैसों से धन संपन्न होने के बावजूद ब्रिटेन में आखिरकार सब्जियों की राशनिंग क्यों शुरू हो गई है, आपको इसकी वजह भी जान लेनी चाहिए। असल में ब्रिटेन एक ठंडा देश है जहां सर्दियों के दौरान खेती और बागवानी ना के बराबर हो जाती है। ऐसे में वो हर साल स्पेन और मोरक्को से सब्जियों का आयात करके काम चलाता रहता है। अब ऐसे में इस साल के लिए ब्रिटेन ने इन देशों से सब्जियों की आपूर्ति की तैयारी कर रखी थी, लेकिन मोरक्को में इस साल तेज ठंड की वजह से टमाटर की फसल नहीं बन पाई। इसकी वजह से दूसरी सब्जियों के उत्पादन पर भी असर पड़ा और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि ब्रिटेन में सब्जी खरीदने तक पर लिमिटेशन लगा दिया गया है। बहरहाल दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय